जैसा कि हमें मालूम है, बॉडी बिल्डिंग को कम्प्लीटली बदल के रख दिया था डोरियन येट्स ने। डोरियन येट्स दोस्तों वो बॉडी बिल्डर रहे थे जो मास का बेस बने आज के मॉडर्न एरा मास मास्टर का। लेकिन दोस्तों डोरियन के मास तक ठीक था, फिर आए रॉनी कोलमैन और मास का गेम वो जहां तक ले गए वहां तक तो आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। लेकिन तब से अभी तक सब वो रॉनी की मास को चेस कर रहे हैं, सब वो रॉनी की मस्कुलैरिटी को चेस कर रहे हैं। जिस बीच बॉडी बिल्डिंग प्यूरिस्ट और फैंस थक चुके थे ऐसी फिजिक देख के जैसा वो खुद दिखना नहीं चाहते थे। थक चुके थे फैंस ऐसे लोगों को देके जहां पहुंचने की वो सोच भी नहीं सकते, जिसका इलाज हमें 2016 में क्लासिक फिजिक डिवीजन के तौर पे देखने को मिला। जहां क्लासिक डिवीजन को रिलीज करने का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद था, बॉडी बिल्डिंग में वापस से गोल्डन एरा एस्थेटिक्स वापस लाने का। जहां क्लासिक डिवीजन की शुरुआती कुछ सालों में हमें एक्चुअली में काफी हद तक 70s एंड 80s के जैसे एस्थेटिक्स बॉडी बिल्डर शोकेस कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों फिर आया साल 2019 का और हमें पता है उसके बाद से क्या हुआ क्लासिक फिजिक। 6 साल लगातार बैक टू बैक कंसिस्टेंटली क्लासिक का ताज अपने नाम करने वाले बॉडी बिल्डर क्रिस बमस्टेड हमें देखने को मिले। इस डिवीजन के मल्टीपल ओलंपिया जीत के क्रिस ने अपनी कमाल की लेगेसी छोड़ी है इस डिवीजन में। लास्ट ईयर उनकी रिटायरमेंट के बाद हम सब के पास साफ जवाब नहीं है ये देने के लिए कि कौन अगला क्लासिक किंग होने वाला। जहां क्रिस की शुरुआती कुछ जीतों में उनके नंबर 2 टेरेंस रफिन्स रहे थे, जिसको पूरी तरीके से बदल के रख दिया था रामोन डिनो ने 2022 के मिस्टर ओलंपिया में, जहां पे वो 5th प्लेस पे डायरेक्टली उतर के 2nd प्लेस पे आ गए। लेकिन अगेन पिछले साल के ओलंपिया ने एक और बटरफ्लाई इफेक्ट जोड़ा है इस स्टोरी में और ये डिवीजन उसी पाथ पे जाएगी। इसका कंफर्मेशन हमें आर्नोल्ड क्लासिक में भी देखने को मिला, जहां ओलंपिया में 2nd और आर्नोल्ड क्लासिक में 1st प्लेस करके माइक ने सबको ये बता दिया कि करेंटली क्रिस बमस्टेड के बाद वही इस डिवीजन के सबसे बेस्ट बॉडी बिल्डर। लेकिन दोस्तों आर्नोल्ड क्लासिक में हमें पिछले नंबर 2 का कंपैरिजन होते हुए अभी के नंबर 2 के साथ नहीं दिखा। आर्नोल्ड क्लासिक में हमें माइक समरफेल्ड और रामोन डिनो की जंग होते हुए नहीं दिखी, जिसके जवाब में कई लोग ये बोलेंगे कि भाई ओलंपिया ही में उन्होंने उनको बीट कर दिया था, ओलंपिया में ही माइक ने रामोन को आराम से बीट कर दिया था। माइक 2nd थे और रामोन 5th। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो मैं आपको यहीं पे रोक देना चाहता हूँ। दोस्तों लास्ट ईयर रामोन डिनो की फिजिक परफेक्टली पीक नहीं हुई थी, जहां ऑन स्टेज प्री जजिंग के टाइम हमने देखा रामोन की फिजिक एक्सट्रीमली वाटरी थी। मैं आपको बताऊं बॉडी बिल्डर्स एक्चुअली में इतनी ज्यादा ड्राई कर लेते अपनी फिजिक, उनकी फिजिक में पानी भी इतना नहीं रहता कि वो इस समय वर्कआउट भी अगर करे तो उनको पसीना नहीं निकलता। जहाँ स्टेज पे पोजिंग करते टाइम पसीना निकलना डेफिनेटली इसी तरफ इशारा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हुई। जहाँ बहुत लोगों की ये उम्मीद है कि रामोन वापस से अगर वो गलती ना दोहराए, रामोन वापस से पोजिंग करते टाइम पसीना ना छोड़े, तो माइक उनके सामने कुछ नहीं रहने वाले। लेकिन कौन जीतेगा क्लासिक फिजिक का टाइटल, इसके बारे में बात करने से पहले क्यों ना हम ये देखते हैं कि उनसे ऊपर कौन कौन बॉडी बिल्डर्स प्लेस होने वाले, किनको मैं टॉप 10 देख रहा हूँ। और दोस्तों क्लासिक फिजिक में मैं टॉप 10 ही की प्रिडिक्शन करूंगा, क्योंकि एक्चुअली क्लासिक फिजिक मैं मानता हूँ मच मोर मुश्किल है प्रिडिक्ट करने के लिए कंपेयर टू ओपन। दोस्तों ओपन में बहुत वेरिएबल रहते हैं जो कि एक्चुअली ऑब्जेक्टिव बना देते हैं एक फिजिक को, जिससे हम जज करके रख सकते हैं उनको एक पर्टिकुलर पोजीशन पे। लेकिन आई डोंट थिंक ऐसा क्लासिक में है। क्लासिक में किसी की फिजिक एप्पल है, किसी की फिजिक ऑरेंज है, तो किसी की फिजिक बनाना। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे हर एक एथलीट बहुत डिफरेंट। जहाँ बात इस पे आके रुक जाती है कि आप अपनी फिजिक में किस तरीके का क्लासिक लुक प्रेजेंट कर रहा है। जैसा क्लासिक लुक जजेस आपसे चाहते हैं वैसा अगर प्रेजेंट करने में आप कामयाब रहेंगे तो आपको प्लेसिंग्स भी वैसे ही मिलेंगी जैसा आप चाहते हैं। इसी के साथ इस वीडियो की शुरुआत हम करते हैं 10th पोजीशन पे, जिसको मैं देख रहा हूँ क्लासिक फिजिक डिवीजन। मेरे लिए 10th पोजीशन पे जस्टिन। दोस्तों टेम्पा प्रो में नायल डार्विन ने हराया था जस्टिन बॉर्डरीना को, जहाँ नायल की जीत सिर्फ इस वजह से हुई थी कि उनके प्रपोर्शंस काफी हद तक बेहतर थे जस्टिन से। लेकिन दोस्तों पर्सनली मुझे जस्टिन की फिजिक एक्सट्रीमली क्लासिक लगती है, जहां मेरा इतना मानना है कि हल्की फुल्की टेम्पा प्रो के कंपैरिजन में और इम्प्रूवमेंट करके अगर जस्टिन अपनी फिजिक लेके आएंगे एंड नायल हल्की फुल्की फेड होंगे अगर टेम्पा से कंपेयर्ड ओलंपिया में, तो मुझे लगता है कि जस्टिन यहाँ पे ऊपर प्लेस हो सकते हैं नायल से। नहीं तो 9th पोजीशन पे सॉलिडली मैं नायल डार्विन को रख रहा हूँ। 8th पोजीशन पे जहां मैं माइकल द बुल को देख रहा हूँ। दोस्तों माइकल द बुल कंसिस्टेंटली दी मोस्ट कंडीशन एथलीट रहते हैं क्लासिक फिजिक पे। क्लासिक फिजिक में जब तक वेट कैप नहीं बढ़ी थी पिछले कुछ सालों पहले तक, तब तक हम माइकल की फिजिक बहुत ही ज्यादा फ्लैट देखते थे ऑन स्टेज। लेकिन वेट कैप के बढ़ने के बाद माइकल ने अपनी फिजिक में वो चीजें दिखाना शुरू की जिसकी हम मांग कर रहे थे उनसे। वो राउंडनेस, वो फुलनेस, वो हल्की फुल्की मस्कुलैरिटी। दोस्तों भले ही ये डिवीजन क्लासिक है लेकिन सिर्फ शेप ही थोड़ी ना चलता है, सिर्फ कंडीशनिंग ही थोड़ी ना चलती है, मास भी जरूरी है। एंड में है तो ये बॉडी बिल्डिंग ही ना, भले ही डिवीजन एक दूसरी है। जहां आई थिंक माइकल की फिजिक करेंटली बहुत ही अमेजिंग है, बट उनसे ऊपर प्लेस होने वाले एथलीट उनसे और ज्यादा बेहतर है। पर्सनली मुझे उतने क्लासिक नहीं लगते हैं माइकल द बुल। जैसे आप लोग को याद हो, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, जॉर्ज पीटरसन हमें क्लासिक में कॉम्पीट करते हुए नजर आते थे जब तक उन्होंने
उन्होंने 212 में स्विच नहीं किया था। तो दोस्तों क्लासिक में वो एक्चुअली काफी ज्यादा बिल्ड, काफी मस्कुलर लगते थे, जैसा कुछ लोग माइक समरफेल्ड के लिए कह रहे हैं। लेकिन दोस्तों माइक समरफेल्ड के पास वो स्ट्रक्चर है क्लासिक वाला, उतना क्रेजी स्ट्रक्चर जॉर्ज पीटरसन के पास नहीं था। एंड आई थिंक वैसे ही काफी हद तक सिमिलर क्लासिक एथलीट माइकल द बुल भी है। जॉर्ज की तरह ही माइकल भी 1% भी एक्सटर्नल बॉडी फैट नहीं लेके आते स्टेज, जो रहता है वो उनके ऑर्गन्स में फैट रहता है बस। दोस्तों 7th पोजीशन पे इस बार मुझे लग रहा है बदकिस्मती से ब्रियॉन एंसली रहेंगे। अगेन वही बात है कि उनकी फिजिक में कोई कमी तो नहीं है, लेकिन उनसे बेहतर बॉडी बिल्डर आ चुके हैं जो कि कॉन्स्टेंटली अपनी फिजिक में इंप्रूवमेंट करते चले जा रहे हैं। और मुझे नहीं लगता 2017-18 के बाद से ब्रियॉन ने अपनी फिजिक में इंप्रूवमेंट की है जिससे हम जरा सी भी उनको फॉर्मिडेबल फोर्स इस डिवीजन में माने। एनीवेज, तो अगली पोजीशन जो कि 6th प्लेस है, उस पे मैं शायद जिस बॉडी बिल्डर को रख रहा हूँ उसको देख के आप लोग शॉक हो जाएं। शायद काफी लोग मेरी इस डिसीजन से डिसएग्री भी करें, बट लेकिन मैं इस पोजीशन में दोस्तों होजेमा बीस्ट को ही देख रहा हूँ, होजेमा मुनियोस को ही देख रहा हूँ। और एक चीज मैं आप लोग को जरा बता दूं, ये जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज है इसमें जे को हा पढ़ा जाता है, जे को एच पढ़ा जाता है। तो जितने भी साउथ अमेरिकन आपको बॉडी बिल्डर दिखते हैं उनके नाम में अगर जे है तो उसको हा करके पढ़ा करिए। एनीवेज, तो इस पोजीशन में मैं होजेमा बीस्ट को देख रहा हूँ। यही पोजीशन दोस्तों लास्ट ईयर भी उनकी रही थी। कई लोग लास्ट ईयर से इस साल उनको और ऊपर देख रहे हैं, लेकिन पर्सनली मुझे नहीं लगता कि जरा सी भी इंप्रूवमेंट की है उन्होंने अपनी फिजिक में लास्ट ईयर से अभी तक कि हम उनको और ऊपर देख पाए। दूसरे बॉडी बिल्डर जो कि उनसे ऊपर प्लेस हो रहे हैं या होंगे, जिनको मैं देख रहा हूँ होते हुए, उनकी फिजिक में अच्छी खासी इंप्रूवमेंट हमें लास्ट ईयर से इस साल नजर आए। लेकिन होजेमा की फिजिक में वैसा कुछ इंप्रूवमेंट मुझे तो नहीं दिख रही। मैंने सुना है कि कई लोग होजेमा की बैक को बहुत अच्छा बताते हैं, कहते हैं क्लासिक में उनकी बेस्ट बैक है, लेकिन पर्सनली मुझे उनकी बैक उतनी अमेजिंग नहीं लगती। पर्सनली वैसे तो इट इज क्लियर कि यहाँ पे सबसे बेस्ट बैक अगर किसी की है वो ब्रियॉन। मुझे नहीं लगता क्लासिक डिवीजन में ब्रियॉन से बेहतर किसी की भी बैक है। लेकिन होजेमा की बैक बेस्ट तो छोड़िए आप, मुझे नहीं लगता एक अच्छी बैक बोल सकते हैं। मतलब लोग सीबम की बैक को इतना हेविली क्रिटिसाइज करते थे, किस वजह से? लैक ऑफ डेवलपमेंट की वजह से। आई थिंक डेवलपमेंट के अलावा और कुछ नहीं है होजेमा की बैक। आई थिंक उनकी बैक एसिमेट्रिकल है। यहाँ उनके लोअर लैट्स हम लोग, यहाँ उनके लोअर ट्रैप्स हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि एक साइड के ज्यादा बड़े हैं, दूसरे साइड के छोटा है। और मुझे नहीं लगता इतनी ग्लेयरिंग एसिमेट्री इस डिवीजन में चल पाएगी। हर एथलीट एसिमेट्रिकल होता है, कहीं ना कहीं उसका एक साइड का मसल दूसरे साइड के मसल से वैसे बैलेंस नहीं होता, लेकिन ये तो एकदम हमारे मुंह पे है, ये एकदम सामने है एसिमेट्री, जिसकी वजह से मैं उनकी इस साल की प्लेसिंग लास्ट ईयर से इंप्रूव होते हुए नहीं देख रहा हूँ, मैं वहीं पे उनको प्लेस होता हुआ देख रहा हूँ। इसी के साथ दोस्तों अब हम आ जाते हैं सीक्रेट टॉप 5 में। अगेन शायद जिस बॉडी बिल्डर को मैं 5th पोजीशन पे रख रहा हूँ उस बॉडी बिल्डर को कई लोग क्लासिक डिवीजन में इस साल जीतते हुए देख रहे हैं। कई सालों से लगातार लोगन को, जी हाँ मैं इस पोजीशन में लोगन को देख रहा हूँ 5th पोजीशन पे। कई सालों से लोगन को नेक्स्ट अपकमिंग ऑफ सीबम बोला जाता रहा है। ये बोला जाता रहा है कि सीबम के बाद वो एक ऐसे कंटेंडर हो सकते हैं जो कि क्लासिक में रूल करते हुए हमें दिखेंगे। जहाँ 2020 के बाद से वो कॉन्स्टेंटली वैसा कुछ नहीं डिलीवर कर रहे थे जिससे हम फैंस इंप्रेस हो। लेकिन आई थिंक लोगन ने इस साल आर्नोल्ड क्लासिक पे अपनी एक ऐसी स्टेटमेंट बनाई है, अपना एक ऐसा छाप छोड़ा है जिसकी वजह से कई लोग इस बार लोगन को मिस्टर ओलंपिया चैंपियन क्लासिक फिजिक में बनते हुए देख। पर्सनली मैं दोस्तों लोगन को क्लासिक फिजिक में जीता हुआ नहीं देख रहा हूँ, इस वजह से क्योंकि जो उनसे ऊपर मैंने बॉडी बिल्डर्स को रखा है वो पर्सनली मुझे कई गुना ज्यादा बेहतर लगते हैं लोगन फ्रैंकलिन से। अब सिर्फ इस वजह से कि और लोग उनको और ऊपर समझते हैं तो मैं भी समझूं, मैं ये नहीं होता हुआ देख सकता हूँ, मैं ये खुद नहीं कर सकता हूँ। पर्सनली मेरे ओपिनियन में लोगन इस साल 5th प्लेस होने वाला। अब हम लोग बात करते हैं टॉप 4 की। तो 4th पोजीशन में दोस्तों मैं जिसे देख रहा हूँ उसने बैक टू बैक 2 शोज में होजेमा बीस्ट को हराया है। उसने एक लंबे ऑफ सीजन के बाद हमें वापस से अपनी फिजिक दिखाई है और अच्छे खासे इंप्रूवमेंट के साथ दिखाई है। जी हाँ, टेरेंस रफेंस इस साल पिट्सबर्ग प्रो और न्यूयॉर्क प्रो बैक टू बैक जीतकर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी है। रफ ने ये बताया है कि जो उन्होंने ब्रेक लिया था वो फालतू की फ्लफ के लिए नहीं लिया था, एक्चुअल हार्डवर्क, एक्चुअल डेडिकेशन के लिए लिया था, एक इम्प्रूवमेंट फेज के लिए लिया था और वहां पे उन्होंने बहुत इंप्रूवमेंट की। दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, 2020 से शायद 2020 से हर साल मेरे जो फेवरेट एथलीट क्लासिक फिजिक में रहते हैं वो रफ डीजल रहते हैं। पर्सनली मैं अगर किसी की तरह दिखना चाहूंगा, किसी की तरह लगना चाहूंगा तो वो रफ डीजल है, क्योंकि दोस्तों वो फिजिक की कंप्लीटनेस की हम बात करते हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो पूरे कंप्लीट हैं हेड टू टो अपनी फिजिक में, मतलब प्रॉपर डेवलपमेंट है, हर एक मसल परफेक्टली डेवलप्ड है, परफेक्टली बैलेंस्ड है। बहुत फ्यू ऐसे बॉडी बिल्डर है। मेरे हिसाब से मैं रफ के अलावा क्योन पियर्सन को देख सकता हूँ उस कंप्लीटनेस में, उस लेवल की कंप्लीटनेस में। लेकिन मैं यहाँ पे बेसिकली ये कह रहा हूँ कि कंप्लीटनेस परफेक्ट है रफ डीजल की फिजिक में, लेकिन वो कंप्लीटली मार्क खा जाते हैं स्टैचर
साइज में, जहां आई थिंक इस साल उनकी 4th प्लेस फिनिश आइडियल रहने वाली है उनके हिसाब से। तो अब हम आ गए हैं टॉप 3 पे। दोस्तों आप लोग को पता है कि किन 2 बॉडी बिल्डर्स को मैं पर्सनली टॉप 2 में देख रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये भी कह देना चाहता हूँ कि मैं इस बॉडी बिल्डर को भी क्लासिक फिजिक डिवीजन में जीतते हुए देख रहा हूँ। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ये बॉडी बिल्डर भी है जिसको मैं 3rd पे रख रहा हूँ, वो जीत सकता है इस डिवीजन। मैट ग्रेगो। कई लोग मैट ग्रेगो को पता नहीं क्यों कंप्लीटली इग्नोर किए दे रहे हैं। शायद उन्होंने कुछ ऐसा किया हो, शायद उनको कहीं से खबर लगी हो कि मैट ने ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से फैंस नाराज है मैट से, लेकिन मुझे पर्सनली समझ नहीं आ रहा कि क्यों लोग मैट को एक डेडली थ्रेट नहीं देख रहे हैं इस डिवीजन में। आई मीन कुछ ही टाइम पहले उन्होंने वेस्ली विजर्स को बीट किया है और मुझे नहीं लगता है कि बहुत क्लोज मार्जिन से बीट किया है, बहुत डोमिनेटिंग फैशन में बीट किया है। अगेन वही सेम बात आ जाती है कि वेस्ली के कंपैरिजन में मैट की फिजिक मच मोर कंप्लीट है, मच मोर बैलेंस है। दोस्तों इस साल मैट ग्रेगो ने लास्ट ईयर के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा अपनी फिजिक इंप्रूव भी की है। मुझे पहले ही उनकी फिजिक में ऐसा कोई ग्लेयरिंग वीक पॉइंट नहीं नजर आता था। श्योर उनकी लोअर बैक में और डेवलपमेंट हो सकती है, लेकिन दैट्स इट। जहां हमें ये भी मालूम था कि पिछले साल उनकी वेट कैप में अच्छा खासा रूम है जिसमें वो ग्रो कर सकता है। दोस्तों मेरे हिसाब से आपको उसी एथलीट को यहाँ पे एक सॉलिड फ्यूचर के साथ देखना चाहिए जिसके वेट कैप में अच्छा खासा रूम हो अपनी फिजिक को फिल आउट करने की। दोस्तों मैट के पास ऐसा है। मैट एक्सट्रीमली इंप्रूव करके लास्ट ईयर से अभी अपनी फिजिक लाने वाले हैं। बहुत ज्यादा उन्होंने मास में इंप्रूवमेंट की है और उस इंप्रूवमेंट के साथ अपने प्रोपोर्शंस वैसे ही रखे, जहां मैं पर्सनली मैट को इस आई थिंक अगर उनकी कंडीशनिंग टॉप नॉच रहेगी, उन्होंने अपनी फिजिक में इतनी इंप्रूवमेंट कर ली है कि वो टॉप 3 या इस शो को भी जीत सकते हैं। अगेन हमारे पास कोई गारंटीज नहीं है, तो हम लोग गारंटी दे के ये चीज तो नहीं बोल सकते ना कि मैट जीतेंगे इस साल। हमारे पास जो गारंटी है टॉप 2 प्लेस होने की, वो है रमोन और माइक समरफेल्ड। मेरी हर एक पुरानी वीडियो देख के आपको इतना समझ में आ गया होगा कि मैं यहाँ पे किसको जीतते हुए बोलने वाला हूँ, लेकिन शायद आप फिर से शॉक होंगे क्योंकि मेरा दिमाग तो हर एक मोड़ पे माइक समरफेल्ड बोल रहा है, लेकिन मेरा दिल, जो कि आज तक कभी नहीं हुआ, मेरा दिल कभी नहीं बोलता है। खोखला दिल है, मरा हुआ दिल है, ना उसके अंदर कोई इमोशंस है ना फीलिंग है, फिर भी वो ये बोल रहा है कि रमोन शायद इस बार अपने करियर की शुरुआत में करी हुई प्रोफेसी, भविष्यवाणी इस साल पूरी कर दे। मुझे ऐसा लग रहा है कि रमोन डिनो एक्चुअली जो हमें चाहिए था इस साल वो प्रेजेंट करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि रमोन डिनो की जो लैट की इम्प्रूवमेंट थी इस साल हमें वो दिखने वाली है। हमें ऐसा लग रहा है कि रमोन इस बार एक्चुअली मच मोर प्रोपोर्शनेट और अपना एक बैलेंस वर्जन लाने वाले हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि रमोन की ऑल टाइम दी बेस्ट फिजिक रहने वाली। मुझे ऐसा लग रहा है इस साल के क्लासिक फिजिक चैंपियन रमोन रोका क्वारेज, रमोन डिनो होने वाले। आप लोगों की क्या प्लेसिंग्स है, आप लोग दोस्तों डेफिनेटली कमेंट में बताइए। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, काफजिला हिंदी चैनल को बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।